अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के बाद टेंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। टेंस को हम पूरा इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर कवर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, हमारा जो हमारा एकेडमिक है, जहाँ पे हमें इंग्लिश की सब्जेक्ट में जो हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो उसमें टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। टेंस वैसे भी जो हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, उसके लिए जिसको टेंस पे ऊपर ग्रिप होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होता है, इंग्लिश ग्रामर का उसको बेहतरीन नॉलेज होता है, तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। तो आज हम टेंस की सीरीज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि टेंस बेसिकली ज़माने को कहते हैं, और ज़माने हमें पता है कि होते हैं तीन तरह के ज़माने यानी टेंस हैं। उसमें माजी है, एक हमारा मुस्तकबिल है और एक है मौजूदा। अब जो पहला अगर हम करें माजी, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। उसके बाद हमारे पास अगर है तो वो फ्यूचर की हम बात कर लें, फ्यूचर, और इसके बाद है हमारा प्रेजेंट यानी मौजूदा टेंस। तो ये तीन तरह के ज़माने होते हैं, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो अभी हम प्रेजेंट की डिस्कस कर रहे हैं कि मौजूदा ज़माने में आगे इसकी फ़र्दर कितनी टाइप्स हैं, कि प्रेजेंट में आगे कितनी टाइप्स हैं। तो हर ज़माने में आगे इसको 4 कैटेगरीज़ में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके ऊपर आज हम अपना लेक्चर जो है वो आपके सामने रखेंगे, और आपको इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। उसके अलावा कौन से होते हैं, तो प्रेजेंट के अलावा हमारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट के बाद हमारे पास होता है, उसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूस भी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टेंस आता है वो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस, और तीसरे उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट, और उसके बाद है एक है परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे हम इंशाल्लाह उसको मुकम्मल जब उसके एक एक वीडियो बनाएंगे तो सारी आपको समझ आ जाएगी कि इनमें क्या डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, परफेक्ट में क्या डिफरेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन आज जो है हम अपनी वीडियो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है कि वो स्कूल जाता है। तो इसकी इंग्लिश अगर हम देखें तो ही, उसके बाद हम लिखेंगे गोज़ टू स्कूल। तो अब यहाँ पे आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे ये गोज़ कैसे आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, ये सारा कुछ। तो ये हमारे पास एक जुमला है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो ये ज़ाहिर करता है कि ये मौजूदा ज़माने में काम होता है, और एक तसलसल से बड़े मुसलसल तरीके से ये काम एक मौजूदा ज़माने में डेली बेसिस पे होता है। तो ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए जो मेन चीज़ है समझने की, वो इसमें ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि उर्दू में अगर कोई जुमला हो तो हम कैसे उसको ये डिस्कवर करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, किस टेंस का है। तो उसकी जो पहचान है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उर्दू के जो जुमले हैं उसके आखिर में आएगा ता है या ते हैं, या जैसे ता है, ते हैं और ती है। ऐसी अगर कोई जो लड़की के लिए होगा तो डेफ़िनेटली वो ती है आएगा। तो ये उर्दू जुमले की जो पहचान है, उसके आखिर में ये जो है लफ्ज़ यहाँ पे जुमला जो है वो ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जैसे मैंने अभी एक जुमला आपके सामने लिखा था कि ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो ता है उसमें आया था। जैसे अगर कोई जुमला है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, ये जुमला आ रहा है।
वो खाना पकाती है, तो ती है इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे जुमले उर्दू की अगर मैं आपको पहचान बताऊं तो ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ते हैं या ती हैं आए, वो जुमले जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। अब ये तो होगी उर्दू जुमले की पहचान। अब हमने इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास कोई जुमला आ जाता है तो हमने उस उर्दू जुमले को इंग्लिश में कैसे लिखना है, या फिर अगर इंग्लिश का जुमला बनाना है हमने तो उसको फिर किस तरह बनाना है। क्योंकि ये जो हमारे सिलेबस में है कि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश, तो उसके लिए भी टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें टेंस का पता होगा तो हम इजीली उसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो उर्दू जुमले को इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद हमने वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं ओ ही लिख देता हूँ। यानी हमारे पास सब्जेक्ट होगा प्लस उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म होगी और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको आगे जुमला लिख के बताया था, सब्जेक्ट हमारे पास है ही गोज़, उसके बाद है टू स्कूल। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ईएस क्यों लगाया है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यानी और उसके बाद हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे ये ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इसमें जो उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं आता है, और उस किसी भी जुमले को जब हमने उसको इंग्लिश में बनाना है उसका जुमला, तो उसके लिए हमने करना ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लें कि हमने गो पहली फॉर्म है इसकी गो, लेकिन हमने ये ईएस का इजाफ़ा क्यों किया है, तो वो देख लें कि जितने भी सिंगुलर नेम होंगे या ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होंगे, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफ़ा करेंगे। तो ये बात समझ लें कि वर्ब की पहली फॉर्म तो हमने लगानी है, लेकिन जब हमारे पास ये सब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट हमारा अगर तो सिंगुलर नेम हुआ या ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, तो हमने क्या करना है कि एस या ईएस का इजाफ़ा करना है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, जैसे हमने यहाँ पे गोज़ किया। और अगर हमारे पास कोई प्लूरल नेम हो गया या प्लूरल नेम है या आई है, वी है, दे है, यू है, तो इनके साथ हमने क्या करना है, तो इनके साथ हमने एस या ये जो हमने इजाफ़ा किया था एस या एस का इजाफ़ा नहीं करना, सिंपली हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी। या जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर ये जुमला हो तो आई आएगा हमारे पास। अब वहाँ हमने गोज़ लगाया था, यहाँ क्या है, क्योंकि आई, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हमने सिंपल वर्ब की जो है पहली फॉर्म लगा देनी है और आगे वही जो है तरीक़ाकार ऑब्जेक्ट वगैरह वो लगा देना है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई कि अगर आई या वी हो, वी जैसे है प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ भी हमने एस या ईएस का इजाफ़ा नहीं किया। दे हो तो उसके साथ भी नहीं करना, लेकिन जैसे ही हम करेंगे वो क्रिकेट खेलता है या वो फुटबॉल खेलता है ही, अब हमने क्या किया, एस का इजाफ़ा कर दिया, प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ लें कि यहाँ पे क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की जो है फ़र्स्ट फॉर्म लगनी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर तो हमारे पास ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है या फिर ऐसा है आई, वी, दे, यू कोई भी है, तो उसके साथ हमने सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। लेकिन अगर हमारे पास ही है या शी है
या इट है, तो फिर हमने क्या करना है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है सब्जेक्ट के बाद, यानी वही जो एक तरीका है किसी भी सेंटेंस को बनाने का इंग्लिश का, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो उसमें हमने क्या वर्ब की जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। दूसरी जो मेन चीज़ हमें समझने वाली थी वो ये थी कि जब पहली फॉर्म लगानी है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना, और वो कब करना है, तो वो तब करना है जब ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम सब्जेक्ट की जगह पे हो, तब हमने एस या ई एस का इजाफा कर देना है। तो इसके अलावा जो हमने सीखने वाली चीज़ थी वो ये सीखी कि उर्दू का अगर जुमला है तो उसके आखिर में अगर ता है, ती है या ते हैं आए, तो हम ये समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है, और फिर इसको इन तरीक़ों से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब हमने ये समझना है कि अगर कोई मनफी जुमला है या सवालिया जुमला है तो फिर हमने क्या करना है। यानी सवालिया जुमला ऐसा कि जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, या मनफी जुमला यानी नेगेटिव, मनफी जुमला जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, और सवालिया जुमला जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव, यानी सवालिया जुमला हो तो उसको हमने क्या करना है। ये तो हमने सिंपल जो जुमले हैं उसके बारे में तो पढ़ लिया कि इसको इस तरह बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में किसी भी, पहले ये बात समझ लें कि कोई भी जुमला हो वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर, हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे बात एक गौर से समझ लें, बल्कि पल्ले बांध लें कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बगैर कोई भी जुमला ना तो सवालिया बन सकता है यानी इंटरोगेटिव, और ना ही नेगेटिव यानी मनफी जुमला बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी जुमला मनफी हो और वो हेल्पिंग वर्ब उसमें ना हो। तो यहाँ पे अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने जैसे देखा कि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं हमारे पास, जो सादा जुमले हैं उसके, तो हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो है डू और डज। ये डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जुमलों को नेगेटिव बनाने में भी लगाएंगे और सवालिया बनाने में भी लगाएंगे। अब पहले डू और डज का चक्कर समझ लें कि ये डिफरेंट क्यों है, डू कब लगना है और डज कब लगना है। ये पंजाबी वाली डज नहीं है जो हम डज लगाते हैं, वो डज नहीं है, ये इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डज हमने इसको कब लगाना है और डू को कब लगाना है। तो एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे या ही शी इट सब्जेक्ट होगा हमारे पास, ही शी या इट ये होगा, तब हमने डज का इजाफा करना है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है वो कौन सा लगाना है, डज लगाना है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम सवालिया या मनफी जुमलों में डज लगाएंगे तो फिर हमने जो हमारा मेन वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। यानी जब हम मनफी जुमला बनाएंगे या सवालिया जुमला बनाएंगे और डज लगा देंगे ही शी इट या सिंगुलर के साथ, तो फिर हमने एस या ई एस का इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ नहीं करना, बल्कि सिंपली वर्ब की पहली फॉर्म लिख देनी है। इसको मैं आगे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाता हूँ। आपको जहाँ पे भी वीडियो की समझ ना आए वहाँ पे रोककर आप दोबारा देख सकते हैं या मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। जैसे हमने एक जुमला लिखा था कि वो फुटबॉल खेलते हैं। अगर ये जुमला है कि वो फुटबॉल नहीं खेलते तो फिर हम उस जुमले को कैसे बनाएंगे। सॉरी, वो फुटबॉल खेलता है, ये हमने जुमला बनाया था, और उसको हम अगर हम मनफी बनाएंगे तो ही, अब ही के साथ हमने प्लेज लगाया था। चलो पहले हम सिंपल जुमला ही इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। अब इसको हमने मनफी जुमला बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट हमारे पास वैसे ही आ गया ही, और इसके बाद
जो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें एक चीज़ आ गई कि हमारे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अगर आप यहाँ से देख कर करें तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो फिर आपने ये देखना है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस लगा हुआ है। अगर आपके साथ ऑलरेडी आपको इंग्लिश का ही सेंटेंस दिया गया है और उसको ही उन्होंने कहा है कि इसको नेगेटिव बनाएं, फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उर्दू का कोई जुमला है उसको ट्रांसलेट करना है तो फिर आपने ये देखना है कि उसके पास जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो ही शी इट या सिंगुलर के साथ हमने कहा था कि डज हमने इजाफा करना है, तो ही हम लिखेंगे डज और उसके फ़ौरन बाद मनफी है तो फ़ौरन बाद हम लगाएंगे नॉट। अब आगे का जो है वो सिलसिला शुरू होता है कि ये जो प्लेज है इसका मैंने बताया था कि एस या ई एस होगा, वो हमने इधर नहीं लगाना बल्कि सिंपली वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। ही प्ले फुटबॉल, ये आपके पास आ गया मनफी जुमला। अब जो दूसरा प्लूरल है या आई वी दे यू है, जैसे आई राइट लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पे इस केस में आपने क्या करना है कि आपने सिंपली आई और ये आपके पास आई वो दे यू या प्लूरल नेम हो तो फिर डू लगाना है, डू नॉट राइट लेटर, मैं खत नहीं लिखता। तो मनफी जुमले बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसमें डू और डज और डू ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जिसको हमने लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देने हैं। जैसे सब्जेक्ट हमने देखा आई है तो हमने डू लगा दिया, सब्जेक्ट हमने देखा ही है तो हमने डज लगा दिया। और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि जो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया होगा हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, उसको हमने एस या ई एस को रिमूव कर देना और सिंपली वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म लगा देनी है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई सिंपल जुमला है तो उसको हमने सवालिया जुमला कैसे बनाना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डू या हमने डज को लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले को सवालिया या मनफी बनाने के लिए। मनफी बनाने के लिए हमने डू या डज के फ़ौरन बाद नॉट लगाया था और सवालिया बनाने के लिए हम इन डू या डज में से किसी को भी जुमले के स्टार्ट में लिख देंगे और आगे वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो उसकी एग्जाम्पल जैसे है आई सिंग अ सॉन्ग। अब ये हमारे पास एक सिंपल जुमला है, इसको हमने बनाना है सवालिया। तो हमने क्या करना है कि डू को एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई हुई दे यू के साथ डू, तो डू को हमने जुमले के स्टार्ट में लेना है, उसके बाद लिख देना आई सिंग अ सॉन्ग और उसके बाद सवालिया निशान लाजमी लगाना है। ये आपने ये समझना है कि डू या डज की वही गेम है। जैसे मनफी जुमला बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू या डज नॉट लगाया था, तो सवालिया बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट से पहले जुमले के स्टार्ट में डू या डज लगाना है। और डू या डज कब लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है कि आई वो दे यू के साथ डू लगाना है और ही शी इट के साथ डज लगाना है। जैसे अगर हमारे पास इसी को ही हम यहाँ पे रेज करके आपको बताते हैं, अगर यहाँ पे होता शी, यहाँ पे ऐसा होता सिंग्स हो जाना था, सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको अगर हमने सवालिया बनाना होता तो हमने कैसे बनाना था, क्या क्या चेंजेस होती कि यहाँ पर डू की जगह हम लिखते डज, डज लिख देते डज आई। अब आई तो हमारे पास ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ था, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है शी, डज शी सिंग अ सॉन्ग।
यहाँ पे एस को मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे डज आएगा तो यहाँ पे जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो एस या ई एस लगा होगा उसको हमने वैसे ही ख़त्म कर देना है। यहाँ पे तो सिंपल जुमले में तो आ गया, यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले को सवालिया बनाना है। अब चलते हैं, एक कुछ जुमले होते हैं डबल सवालिया। डबल सवालिया कैसे, कौन से जुमले होते हैं? उर्दू की अगर आप उसकी पहचान देखें तो ये वैसे जुमले होते हैं जो क्या से शुरू नहीं होते। यानी जो जुमले उर्दू में क्या से शुरू हो वो तो सिंपल सवालिया होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, तो सिंपल हमने डू या डज को स्टार्ट में ले आना है। लेकिन ये क्यों, कब, कैसे वाले जुमले होते हैं उसमें शुरू होगा क्यों से, कब या फिर कैसे। जब ये जुमले हों, ये लफ्ज़ हों किसी भी सेंटेंस जुमले के स्टार्ट में, तो फिर आपने क्या करना है कि इनकी जो भी इंग्लिश बनती है, वाई, व्हेन, हाउ, उनको आपने डू या डज से पहले लगा देना है। और बाकी तरतीब जो सिंपल सवालिया, सिंपल जुमले से हमने सवालिया जुमला बनाया उसको वैसे ही लगा देनी है। जैसे हमने जुमला बनाया था कि डू, फॉर एग्जांपल, आई राइट लेटर, सवालिया निशान इसके बाद। अब ये तो जुमला था डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ। अब अगर हमारे पास यही जुमला उर्दू में हमारे पास आ जाता कि मैं कब खत लिखता हूँ, तो फिर हमने क्या करना था, व्हेन जो है कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद डू आई राइट अ लेटर और सवालिया निशान। तो ये आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मुकम्मल जो है तरीक़ाकार वो समझा। अब इसको मैं एक ओवरव्यू दूँ अगर आपको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, ताकि आपके माइंड में ये बातें रहें। तो जो बातें हमें याद रखने वाली हैं आज के लेक्चर से जो हमने सीखनी है, वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पूरे का पूरा ही सीखना ही है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी वो सबसे पहले तो यह है कि उसकी पहचान क्या है उर्दू जुमले की, तो उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। और फिर सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर होगा तो हमने एस या ई एस का इजाफा भी करना है। और उसके अलावा सवालिया या मनफी बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं वो डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद डबल सवालिया बनाना है तो उसको जो भी होगा व्हेन, वेयर, हाउ, उसको जुमले के स्टार्ट में ले आना है और फिर उसके बाद डू या डज हमने लगा देना है और उन पे सवालिया निशान लगा देना है। तो ये तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ और जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर हम जो अपनी वीडियो है वो जल्द आपके सामने पेश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।